हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। मैं हूँ ताना मुंजाल और बेटा आज हम करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है भाई। इस चैप्टर का जो नेम है वो बेटा है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इस चैप्टर में हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या है और टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है। तो फटाफट से हम देखते हैं भाई इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो भाई पहले तो हम समझेंगे भाई प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या है। उसके बाद हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बेटा आपका। आगे देखो बेटा, गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड टेबल, कि भाई एक टेबल को बनाते बनाते आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है। यहाँ से भी बेटा आपको क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। आगे काइंड्स ऑफ टेबल, कुछ काइंड्स है उसके बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल, यहाँ से बन जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल्स का बारे में क्वेश्चन। ये वाला टॉपिक जो है वो शायद आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में भी पढ़ा होगा बेटा। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब है कि भाई टेबल बनाने के क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले। तो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हो। भाई चैप्टर का जो नेम है वो है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो फटाफट से समझते हैं भाई प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या। तो आप बताओ बच्चा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है। डेटा अभी तक हमने दो चैप्टर दो यूनिट्स पढ़ ली। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद डेटा को क्लासिफाई किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। उसके बाद जो डेटा आपके पास कलेक्ट है, जो डेटा आपने क्लासिफाई कर दिया, अब उस डेटा को आप प्रेजेंट करते हो। प्रेजेंट का मतलब है इस तरीके से आप अपने डेटा को टेक्सचुअल या टेबल की फॉर्म या डायग्राम बना के इस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो कि सामने वाले बंदे को समझ आ जाए कि ये किस, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया वो डेटा किससे रिलेटेड है, और वो इजीली उस डेटे को अच्छे से समझ पाए, क्लियर हो सके उसको, और वो उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाले। समझ आए। ये है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी अपने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना किसी के आगे कि सामने वाला बंदा उस डेटा को इजीली समझ पाए, अंडरस्टूड कर पाए और उससे क्या निकाल पाए, कंक्लूजन निकाल पाए। तो ठीक है, तो फटाफट से एक बार डेटा, इस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब समझ लेते हैं। देखो भाई, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मींस एग्जीबिशन ऑफ डेटा। एग्जीबिशन ऑफ डेटा का मतलब है कि बेसिकली प्रेजेंट करना अपने डेटा को किस तरीके से, इन सच वे कि सामने वाले को क्लियर हो जाए हर एक चीज की किससे रिलेटेड है वो डेटा, और वो अट्रैक्टिव में अट्रैक्टिव मैनर में क्या करो, प्रेजेंट करो अपने डेटा को कि सामने वाले को इजीली समझ आ जाए और वो उससे क्या निकाल पाए, कंक्लूजन निकाल पाए, एनालाइज कर पाए, यानी उससे क्या निकाल पाए, वो बेटा कंक्लूजन निकाल पाए। क्लियर है। चलो जी, अब देखते हैं भाई थ्री मेन्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। तीन टाइप्स है जिससे आप डेटा को क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। तीन टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जिसको आप डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हो। सेकंड सेकंड बेटा आपका है टेबुलर प्रेजेंटेशन, और थर्ड आपका है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है, अगर आप यहां देख रहे होगे टेक्सचुअल से ही टेक्स्ट वर्ड निकला। टेक्स्ट वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, पैरा की फॉर्म में, ऐसे की फॉर्म में, यानी आप जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया ना उसको आप प्रेजेंट किस फॉर्म में कर रहे हो, बड़े बड़े भाषण लिख के पैरास की फॉर्म में, एसेज की फॉर्म में आप क्या कर रहे हो, अपने डेटा को क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, और इसी को हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। अगला है टेबुलर प्रेजेंटेशन। बेटा टेबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप टेबल्स बना के अपने डेटा को क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। आगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब ना डायग्राम्स की फॉर्म में, बार डायग्राम, हिस्टो डायग्राम, पाई चार्ट, इस फॉर्म में अपने डेटा को आप क्या कर रहे हो बेटा, प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये तीन टाइप्स है प्रेजेंटेशन की जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ दो टाइप्स को आज समझेंगे। जो आपका थर्ड है ना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, वो हम अगली वीडियो में समझें। क्लियर है। तो लो जी, शुरुआत करते हैं। आपकी पहला जो आपका टाइप है वो है आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन।
टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, मैंने आपको नाम से समझ आ गया होगा, टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में, पैरास की फॉर्म में, एसेज की फॉर्म में जब आप अपने डेटा को क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो, इस फॉर्म में जब अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो तो उसको आप क्या कहते हो, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अगर आप अखबार पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर क्या है, वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है ना, बड़े बड़े पन्ने लिखे होते हैं, ऐसे ही होता है ना, ये मान लो कोई पेपर है उसमें बड़े 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 पन्ने लाइनों में लिखा होता है ना, ऐसे इसकी फॉर्म में, पैरा की फॉर्म में लिखा होता है, तो उसको आप क्या कहते हो, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो वही है, तो व्हेन द डाटा आर द पार्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ द स्टडी, टेक्स्ट ऑफ द स्टडी मतलब वही पैरा पन्नों में, और द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्टिव का मतलब आप हर एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो पैरास की फॉर्म में, एसेज की फॉर्म में, और उस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन को आप क्या कहते हो भाई, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। क्लियर है? अब आगे देखते हैं भाई, सूटेबिलिटी पढ़ेंगे और कुछ ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। अब आप खुद सोचो, जो ये मेथड है ना वो इतना अच्छा नहीं है प्रेजेंटेशन का, जो सबसे बढ़िया मेथड है वो टैबुलर प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया मेथड है, लेकिन ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ लिमिटेशंस है, वो हम धीरे धीरे इसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो सूटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि भाई टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को क्या करें, यूज करें। तो सबसे पहले textual presentation is suitable when the quantum of data is not very large। quantum of data का मतलब क्या होता है बेटा, क्वांटिटी ऑफ डेटा, जब ज्यादा आपके पास डेटा नहीं है ना, छोटा डेटा है, तो उस केस में आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डेटा ज्यादा है तो उस केस में टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इतना अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक दो पैरे में समझ आता है कि आपने इंफॉर्मेशन को छाप दिया, लेकिन अब वही 10-15 ऐसे लिख दिए, 10-15 पन्ने भर दिए, तो उस केस में एक तो आपके लिए भी वो क्या है, ऑब्वियसली इतना टाइम कंज्यूमिंग है, और सामने वाला भी इंटरेस्ट नहीं लेगा इतना बड़ा बड़ा पहरा, इतना बड़े बड़े पन्ने पढ़ने में, है ना, वही वाली बात है। तो ये कहाँ पे सूटेबल है, जहां पे आपका जो डेटा, क्वांटिटी ऑफ डेटा है वो ज्यादा नहीं है, छोटा है, तो इसलिए एक दो पहरे में बात खत्म कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, आगे देखो, a small volume of data as a part of study gives useful supportive evidence। जब आप एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूफ, अगर आप अपनी बात को कुछ प्रूव करना चाहते हो, अपनी बात को कोई प्रूव करना चाहते हो, एविडेंस शो करना चाहते हो, तो उस केस में आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन यानी टेक्स्ट की फॉर्म में बड़े बड़े पन्ने लिख के, पैरा लिख के, एसेज की फॉर्म में अपनी बात को क्या कर पाते हो, प्रूव कर पाते हो। स्मॉलर वॉल्यूम हो, याद रख लेना, लेकिन जो आप प्रूव कर रहे हो वो उसका डेटा क्या है, वो स्मॉल ही होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखते बेटा, इट इज सूटेबल, ये कहां पे सूटेबल है, व्हेन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिक्वायर्स स्पेशल एम्फेसिस। स्पेशल एम्फेसिस का मतलब होता है जब आप कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे स्पेशल फोकस डलवाना चाहते हो कि भाई ये पढ़ो। अब न्यूज़पेपर वाले होते हैं, है ना, अगर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी हेडिंग्स लिखी होती है, कोई भी चीज की पैरा लिखा होता है तो उससे बड़ी बड़ी हेडिंग्स लिखी जाती है। तो वही है, कहने का मतलब है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर आप किसी पॉइंट पर, किसी बात पर एक स्पेशल फोकस लेके आना चाहते हो, अपने व्यूअर्स को एक स्पेशल फोकस देना चाहते हो कि भाई इस बात पे ध्यान दे, स्पेशल एम्फेसिस मतलब स्पेशल फोकस डालना चाहते हो, तो उस केस में भी आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का बेटा क्या करते हो, यूज करते हो। क्लियर है? चलो जी, अब उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या कमियां हैं, उसके बारे में बेटा आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं भाई, पहला, वन हैज टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट टू नो द फैक्ट्स। देखो भाई, पूरे के पूरे पन्ने पढ़ने पड़ते हैं, और मान लो 10 पेज का भाषण है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या है, टेक्स्ट की फॉर्म में आप दे रहे हो, यानी लिखित, है ना, बड़े बड़े पन्ने भर रहे हो बेसिकली। तो आपको मान लो 10 पेज का भाषण है, तो एक तो पूरा, अब उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा भाषण पढ़ना पड़ेगा, है ना, सारे के सारे पेजेस को पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, आपको भाषण समझना पड़ेगा, तो ही आप एक कंक्लूजन पे निकल पाओगे, यानी आपको सारी चीजों को डीपली पढ़ना पड़ेगा तो ही। लेकिन अगर टेबल की फॉर्म में पढ़ते तो क्या करते हो, टेबल को देखते ही आप कंक्लूजन निकाल देते हो कि क्या किससे रिलेटेड टेबल है। डायग्राम को समझना कितना आसान है, मान लो ये बार डायग्राम है, तो उसको समझना कितना आसान है, डायग्राम की फॉर्म में आप इजीली कंक्लूजन निकाल पाते हो, देखते ही आपको समझ आ जाता है कि डायग्राम किसके बेस पे। लेकिन बेटा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, तो ही लास्ट में आप कंक्लूजन में पहुंच पाते हो। तो वही वाली बात है, एंटायर टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है, तो ऑब्वियसली एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, प्लस बहुत बोरिंग मेथड है ना, पूरा पढ़ना सबको बोरिंग लगता है कि मान लो
10 पन्नों का भाषण है तो पूरा पढ़ो तो ही आपको समझ आएगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग झंझट वाला काम है। चलो आगे देखते हैं। दिस मेथड इज ineffective when the quantity of data is too large। जब डेटा आपके पास ज्यादा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में ये मेथड बहुत इनफेक्टिव है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कम डेटा है तो इजीली चलो एक दो पन्नों में, एक दो पैरे में बात खत्म होगी। अब डेटा ज्यादा है तो 10-10, 15-15 पन्ने भरने पड़ रहे हैं आपको, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपको एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, और बहुत ज्यादा इनफेक्टिव मेथड है ना, झंझट वाला, हर किसी को बोरिंग लगता है। एक तो उस बंदे के लिए लिखना इतना, प्लस सामने वाले को पढ़ना भी बहुत बोरिंग लगेगा, है ना। तो वही वाली बात है, बहुत ज्यादा इनफेक्टिव मेथड है अगर डेटा आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा है। आगे आगे समझते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है किसके लिए, फॉर द रीडर टू ड्रॉ कंक्लूजन इन अ ग्लांस। इन अ ग्लांस का मतलब है, मतलब देखते। अब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में क्या है, आप देखते किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। अब टेबल की फॉर्म में कोई भी अगर आप डेटा प्रेजेंट करो तो आप देखते समझ जाओगे कि टेबल किससे रिलेटेड है। डायग्राम की फॉर्म में कोई भी डेटा प्रेजेंट करो तो देखते समझ आ जाएगा कि डायग्राम से क्या कंक्लूजन निकले। लेकिन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन से आप एकदम से कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। उसके लिए बेटा आपको पूरा का पूरा 10-10 पन्ने का जितना भी पन्ना है ना, सारा का सारा भाषण पढ़ना पड़ेगा, तो ही जाके आप क्या निकाल पाओगे, कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे, है ना। वही वाली बात है। तो इसलिए आपके लिए एकदम से आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, तो ये बहुत डिफिकल्ट मेथड है एक रीडर के लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज वेरी इनफेक्टिव, वही सेम बात कर रहे हैं, व्हेन द स्टडी इज वास्ट। अगर ज्यादा डेटा है, वो वास्ट है, स्टडी ज्यादा करनी है, तो उस केस में आपके लिए वो मेथड क्या है, बहुत ज्यादा इनफेक्टिव है। इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट एरियाज। बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा, इससे कह सकते हैं कंपैरिजन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। टेबल की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में आप डेटा को इजीली कंपेयर कर पाते हो, लेकिन टेक्सचुअल फॉर्म में आपको पूरा का पूरा भरना पड़ता है, पूरा का पूरा पढ़ो, फिर कंक्लूजन निकालो, फिर कंपेयर करो, तो बहुत ज्यादा झंझट वाला काम होता है। तो इसलिए इतना अच्छा मेथड नहीं है, इतना ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है आपका। क्लियर है। तो सिंपल सा था। आगे देखो भाई, आगे क्या आपका, टेबुलर प्रेजेंटेशन। नाम से पता चल रहा है टेबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। टेबल का मतलब क्या होता है, बेसिकली रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जब आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो तो उसको आप कहते हो टेबुलर प्रेजेंटेशन। समझते हैं, मैं आपके लिए एक टेबल बना के आई हूं, फिर उसके बाद चलेंगे हम क्या कंपोनेंट्स है। तो पहले ये देखो, आप देख पा रहे होगे, ये आपके लिए टेबल है। टेबल रोज और कॉलम से कैसे बनती है, अगर मैं बात करूं बेटा, अगर आप देख पा रहे हो, ये आपके लिए कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। तो आप देख रहे हो ये जो लाइन है ना, 1 2, ये क्या है, कॉलम्स 1 2 3, ये क्या होती है बेटा, आपके लिए कॉलम्स होती है। जो आप ये वर्टिकल लाइन देख पा रहे हो ना, ये तीन खड़ी हुई सीधी लाइन, ये क्या होती है, कॉलम्स। हमें क्या पता है कि जो टेबल है वो किससे बनती है, रोज से और कॉलम से, है ना, कॉलम से। अब ये क्या है आपके लिए, तीन कॉलम से। अब रोज क्या होती है, अगर आप देख रहे हो, ये वाली, ये क्या है आपके लिए, रोज है। ये क्या है आपके लिए, रोज है। ये क्या है आपके लिए, रोज है। यानी आप देख रहे हो ये लेटी हुई लाइन, स्लीपिंग लाइन, जो लेटी हुई लाइन है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है आपके लिए बेटा, रोज है। तो टेबल बनती किससे, कॉलम्स और रोज से। ये आपके लिए कॉलम लगा दिया, ये लगा दिया, तो ये बन गई आपकी टेबल। क्लियर है। तो इसलिए टेबल को बोला जाता है कि रोज और कॉलम से क्या होती है, बनती है। इतना क्लियर हो गया होगा, मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा टेबल का। अब कुछ कंपोनेंट्स पे आते हैं। कंपोनेंट को समझने से पहले ना आप यहीं से समझो, फिर हम चलेंगे एक एक कंपोनेंट्स पे। लो जी, सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले आप टेबल पे टेबल नंबर लिखते हो। टेबल पे आप सबसे पहले टेबल नंबर लिखते हो, 1 2 3 4 5। सबसे पहले सबसे टॉप में क्या लिखा होता है, टेबल का नंबर की क्या नंबर है टेबल का, तो यहाँ पे 1 लिखा हो, यानी टेबल नंबर 1। उसके बाद आप टेबल का टाइटल डालते हो कि टेबल किससे रिलेटेड है, क्या टेबल का क्या ऑब्जेक्टिव है, टेबल में ये टेबल बनी किस लिए, है ना। तो टाइटल है
प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। नाम से पता चल रहा है कि ये जो टेबल है इससे हमें पता चल रहा है कि भारत में कितनी कितनी प्रोडक्शन हो रही है फूड ग्रेन्स की, है ना। ये क्या है, टाइटल। तो टाइटल हमेशा क्या रखो, याद रखो, टाइटल हमेशा एक तो छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और टाइटल हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव से, जिस पर्पस के लिए टेबल बनाई है ना, उस पर्पस से हमेशा सुटेबल होना चाहिए। अब यहाँ देख रहा है फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं और ऊपर भी हमने क्या बात करी, फूड ग्रेन से। इस तरीके से टाइटल हो कि टाइटल पढ़ते आपको समझ आ जाए कि टेबल किस चीज की बनी है। क्लियर है। आगे इसको आप कहते हो टाइटल। ये हो गया टेबल नंबर, ये होता है आपका टाइटल। क्या होता है ये आपका टाइटल। आगे ये है आपके लिए हेड नोट। ये है आपके लिए हेड नोट, जो ब्रैकेट में देख रहे हो आप, ये है आपके लिए हेड नोट्स। हेड नोट्स क्या होते हैं बेटा, कई बार क्या होता है आप टाइटल को बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या बात करी, टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। आप अपनी, कई बार क्या होती है आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, लेकिन आप टाइटल को नहीं बढ़ा सकते, तो उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को आप ब्रैकेट में डाल के लिख देते हो कि भाई ये जो डेटा है वो 2020 और 21 का है, तो इसको आप क्या कर देते हो, हेड नोट यानी ब्रैकेट में डाल के लिख देते हो। कोई भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालो तो वो किस में डाल देते हो, आप हेड नोट में डाल देते हो। क्लियर है। उसके बाद बेटा ये आप देख रहे हो इन लैक्स, टोन्स या परसेंटेज, इसको आप कहते हो मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। ये यूनिट्स है आपके लिए, ये आपके लिए यूनिट्स है। क्या है ये आपके लिए, यूनिट्स। ये हेड नोट यहाँ इरेज हो गया, मैं कोई नहीं, ये आपके लिए हेड नोट, ये है आपके लिए यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या होता है, लैक्स, करोड़, है ना, या फिर अगर आप बात करें रुपीज, या फिर हम देखते हैं जो भी टेबल बनी थी उसके ऊपर लिखा होता है किलोग्राम, है ना, लीटर, ये सारी चीजें क्या होती है, यूनिट्स होती है। मीटर, सेंटीमीटर, है ना, लाख, करोड़, ये सारी चीजें क्या होती है, परसेंटेज वगैरह, ये सारी क्या है आपके लिए, यूनिट्स है। तो वही है। अगर अब ये जो डेटा है, ये क्वांटिटी दी हुई है, राइस, व्हीट, कॉर्न और अदर्स के नाम से। राइस की प्रोडक्शन कितनी है, 1120 लाख टॉन्स। तो मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया, लाख टॉन्स लिख दिया, कुछ भी यूनिट लगा दी, तो यूनिट्स आप क्या कर दोगे, ऊपर लिखोगे, टॉप में लिखोगे, हेड नोट के नीचे ब्रैकेट में डाल के। एक एक पॉइंट को समझेंगे, वहां पे भी चलेंगे कंपोनेंट्स पे, ठीक है। तो अभी तक क्या समझा, सबसे पहले टेबल नंबर, उसके बाद टाइटल लिखोगे, टाइटल शुड बी शॉर्ट, सिंपल, इजीली अंडरस्टैंडेबल, और क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इस तरीके का टाइटल होना चाहिए कि टाइटल को पढ़ते समझ आ जाए कि टेबल किससे रिलेटेड है। ये होती है आपकी हेड नोट। कोई भी अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, ये क्या है आपके लिए, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। यूनिट यानी आपका जो डेटा है वो किस यूनिट्स में है, यहाँ क्या है, लाख, टोन्स, और ये क्या है, परसेंटेज की फॉर्म में, तो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हो हमने बात करी है 3 कॉलम्स आपके पास, ये 3 कॉलम, एक है ना, ये वाला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, है ना, 3 कॉलम्स है। 3 कॉलम्स की जो हेडिंग है ना, फूड ग्रेन्स, टोटल क्वांटिटी, परसेंटेज, है ना, कॉलम्स की हेडिंग है ये। तो कॉलम्स की हेडिंग्स को बेटा आप कहते हो कैप्शन। मैं इरेज इसलिए कर रही हूँ ताकि, क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे ना तो इजी हो जाएगा। यहाँ मैंने समझाने के लिए अंडरलाइन कर लिया था। तो आप देख रहे हो ये 3 कॉलम्स है और कॉलम्स की हेडिंग को आप क्या कहते हो, कैप्शन। क्या बोलते हो इसको, कैप्शन। क्या बोलते हो इसको, कैप्शन। लो जी, ये भी कैप्शन है आपके लिए और ये भी क्या है आपके लिए, कैप्शन है। क्लियर है, दिस इज द कैप्शन। कैप्शन का मतलब कॉलम की हेडिंग को क्या बोल देते हो आप, कैप्शन बोल देते हो। अब मेरे को पता है रोज क्या है मेरे लिए, मैम मेरे लिए रोज है ये रो है एक, है ना, एक ये रो है मेरे लिए, है ना, एक ये रो है मेरे लिए, एक ये रो है मेरे लिए, ये क्या है बेटा, रोज है ना, ये रोज है आपके लिए। अब रोज की हेडिंग क्या है, राइस, व्हीट, कॉर्न, अदर्स, ये रोज की हेडिंग है। तो इस रोज की हेडिंग्स को आप क्या कहोगे, जो ये है ना, इस रो की हेडिंग को, ये रोज की हेडिंग है, इस रोज की हेडिंग को आप कहते हो स्टब। क्या बोलते हो बेटा इसको, स्टब, STUB, इसको क्या बोलते हो, स्टब। तो अभी तक हमने क्या बात करी, कॉलम की हेडिंग्स को क्या बोलते हैं, कैप्शन। सी से कॉलम, सी से सिंपल, सी से कॉलम और सी से कैप्शन, याद हो जाएगा आपको, सी से। आगे रोज की हेडिंग को आप क्या बोलते हो, रोज की हेडिंग को क्या बोलते हो आप, स्टब बोलते हो। इतना क्लियर है। अब इतना तो मैम हमें अच्छे से आ गया समझ। अब देखो यही टेबल है, जो ये आपके पास डेटा है ना, इसको पूरा का पूरा को आप कहते हो बॉडी। क्या बोलते हो इसको, बॉडी। क्या बोलते हो इसको, बॉडी, BODY, या फिर इसी को आप बोलते हो फील्ड। क्या बोलते हो, फील्ड। जो भी आपने डेटा डाला ना, इसको आप क्या कहते हो, बॉडी या फिर फील्ड, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भाई राइस की इतनी प्रोडक्शन है, व्हीट कितनी है, कॉर्न कितनी है, ये क्या है आपकी पूरी की पूरी बॉडी है, इसको आप क्या कहते हो, फील्ड। क्लियर। अगर मैं एक सेल उठा लूं, एक बॉक्स उठा लूं, 1120 का, 1000 का उठा लूं, 500 वाला उठा लूं, 700 वाला उठा लूं, कोई भी एक उठा लूं, जो ये है ना उसको आप कहते हो सेल। क्या बोलते हो, सेल, CELL, सेल।
कोई भी एक आइटम उठा लूं, 1120 उठा लिया, 15.06 उठा लिया, 100 उठा लिया, ये क्या है आपके लिए, एक आइटम उठाना, ईच आइटम को उठाना, उसको आप कहते हो सेल, और पूरे के पूरे को आप क्या कहते हो, बॉडी या फिर फील्ड। इतना क्लियर हो गया। आगे देखो, नेक्स्ट है आपका फुटनोट। फुटनोट हमेशा नीचे होता है। फुटनोट नाम से समझ आ रहा है, फुट मतलब जो सबसे नीचे है ना, पैर का हो गया फुट। फुटनोट हमेशा एंड में होता है, सबसे नीचे होता है, और ये हमेशा स्टार मार्क की फॉर्म में होता है। स्टार मार्क क्यों होगा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी। अब यहाँ पे देखो, अदर्स के आगे स्टार मार्क लगा हुआ है, अदर्स के आगे स्टार मार्क लगा हुआ, और इसका मतलब समझाया कि अदर्स का मतलब क्या है, अदर्स का मतलब है रिमेनिंग फूड ग्रेन्स जो इंक्लूड हुई है। मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तो आप क्या कर दोगे, फुट नोट पे डाल दो। अगर मान लो ऊपर कोई एब्रीवेशन चलेगी, ऊपर कोई एब्रीवेशन डाल दिया, एग्जाम्पल हो GOVT, है ना, GOVT, तो उसको भी आप उस एब्रीवेशन को भी आप फुटनोट पे लिख दोगे कि भाई GOVT का मतलब क्या है, गवर्नमेंट है। यहाँ पे PM वर्ड डाल दिया, PM का मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सारी चीजें अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तो वो कहाँ डालोगे, आप फुटनोट में डाल दोगे। आगे सोर्स। सोर्स का मतलब है कि कहां से आपने डेटा उठाया, वो डेटा आपने कहां से उठाया, किस सोर्स से उठाया, कौन से न्यूज़पेपर उठाया, कौन से पब्लिकेशन है, कौन सी मैगजीन से वो आपने डेटा उठाया, और वो डेटा कौन से साल का डेटा है ना, कहां से रेफरेंस लिया, कौन से पेज नंबर से डेटा उठाया हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सोर्स लिखोगे। अब जहां पे क्या लिखा हो, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, यानी मैंने वो डेटा कहां से उठाया, इकोनॉमिक सर्वे करके निकाला है, और वो डेटा कौन से साल का है, ये मेरा 2020 और 21 का डेटा है। तो ये क्या है, सोर्स, कि भाई डेटा उठाया कहां से। क्लियर है। तो ये है पूरी की पूरी टेबल, और यही इसके कंपोनेंट्स है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है बेटा, आपकी टेबल नंबर होती है। तो टेबल नंबर का पढ़ लेते हैं। डिफरेंट टेबल मस्ट हैव डिफरेंट नंबर, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, हर टेबल का अलग अलग नंबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टेबल नंबर। उसके बाद टाइटल। टाइटल हमने बात कर ली है, टाइटल ये होता है आपका, है ना। अब टाइटल कैसा होना चाहिए आपका, A table must have a suitable title, एक suitable title होना चाहिए। टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स में लिखा होना चाहिए, कि समझ आ जाए कि भाई वो टेबल किसकी है, क्या टाइटल है, समझ आ जाए, बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए। आगे, अ गुड टाइटल इज शुड बी शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, है ना, बट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब है कि छोटी इंफॉर्मेशन में भी आपको सब समझ आ जाए कि भाई वो टेबल किस चीज की बनी हुई है। अब वो हमने टाइटल जब पढ़ा, हमने प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाला टाइटल पढ़ा, तो यहीं से समझ आया कि भाई ये किसकी टेबल है, फूड ग्रेन से रिलेटेड ये क्या है, टेबल है। तो टाइटल इस तरीके से होना चाहिए कि आपको हर एक चीज, पूरी इंफॉर्मेशन समझ आए। हेड नोट क्या होता है मैम, हेड नोट ये होता है जो ब्रैकेट में होता है ना। अब जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है वो कहां डालते हो, हेड नोट पे। ये रहा। इफ अ टाइटल ऑफ अ टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अगर आप टाइटल को पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे टाइटल को, देन सप्लीमेंटेड विद हेड नोट। तो सप्लीमेंटेड का मतलब है तो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हेड नोट में डाल सकते हो, ब्रैकेट डाल के, ठीक है। हेड नोट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल। हेड नोट्स डालने से क्या हो जाता है, अगर टाइटल की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हो पा रही तो हेड नोट डालने से आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट, स्टब। स्टब क्या थी, स्टब देख लेते हैं एक बार। रोज की हेडिंग को मैम क्या बोलते हैं, स्टब बोलते हैं। तो वही है, स्टब्स आर द टाइटल ऑफ द रोज ऑफ द टेबल। कहने का मतलब जो स्टब है वो क्या है, रोज की हेडिंग को आप क्या बोलते हो, स्टब बोल देते हैं मैम। आगे कैप्शन। कैप्शन क्या था मैम, कैप्शन ये था, कॉलम्स की हेडिंग्स को क्या बोल देते हैं मैम, कैप्शन बोल देते हैं। तो वही है, टाइटल ऑफ द कॉलम्स ऑफ द टेबल, ये क्या है आपके लिए, कैप्शन है। बॉडी और फील्ड क्या होता है बेटा, बॉडी और फील्ड हमने बात करी, ये पूरी की पूरी क्या आपकी बॉडी या फिर फील्ड, जो भी आप डेटा इसमें डाल रहे हो। तो वही है, बॉडी और फील्ड क्या होता है, बॉडी और द फील्ड मींस सम टोटल ऑफ आइटम्स। सम टोटल ऑफ आइटम्स का मतलब पूरी की पूरी आइटम्स इसमें आ रही है ना, इन द टेबल। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे देखो, each item in the body is called cell। each item in the body मतलब अगर मैं एक आइटम उठा लू ना तो उसको आप क्या कहते हो, सेल कहते हो। वो हमने बात कर ली, एक आइटम कोई भी उठा ली उसको सेल कह देंगे, पूरी की पूरी आइटम्स को आप क्या कह देते हो, बॉडी कह देते हो। आगे देखो, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमने बात करी, बहुत सारी यूनिट्स होती है ना, लैक्स में, करोड़ में होगी, या फिर किलोग्राम, लीटर, मिलीमीटर, है ना, मीटर, है ना, ये सारी चीजें क्या है, यूनिट्स हैं आपके लिए। रुपीस। अब यहाँ पे हमने यूनिट्स डाली है, ये आपकी यूनिट्स किसमें है, लाख टोन्स में और परसेंटेज की फॉर्म में। तो आप यूनिट्स भी डालोगे अगर जरूरत है। तो वही वाली बात हो रही है, द यूनिट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिगर इन द टेबल मस्ट बी स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड होनी चाहिए अलोंग विद द टेबल, जैसे कि सेल्स लाख में, पॉपुलेशन करोड़ में, आप यूनिट्स भी डालोगे टेबल में। नेक्स्ट नो,
फुटनोट, फुटनोट क्या होता है मैम? सबसे नीचे होता है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो कहाँ डालते हैं? फुटनोट पे डालते हैं, तो वही है। फुटनोट्स आर गिवन एट द एंड, ये क्या है? एंड, एट द एंड ऑफ द टेबल फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर, रीडर की क्लैरिफिकेशन के लिए आप फुटनोट डालते हैं, स्टार मार्क करके डाल देते हो कि फुटनोट है ना। अब अदर्स था, अदर्स स्टार मार्क था, वही नीचे यहाँ स्टार मार्क करके हमने क्या कर दिया? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। आगे सोर्स का मतलब कहां से डेटा उठाया, सोर्स क्या है उस डेटा का, तो उसको हम कहते हैं सोर्स। तो वही है व्हेन द टेबल्स आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा। मतलब समझो बेटा, अगर देखो प्राइम, आपको पता है दो सोर्स ऑफ डेटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, एक होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब कहता है कि आप डेटा खुद से निकाल रहे हो, खुद जाके आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप डेटा खुद से निकाल रहे हो, तो उसका तो कोई सोर्स ही नहीं, आप खुद से कलेक्ट कर रहे हो डेटा। सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है? वो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, आप बस अपने पर्पस के लिए उस डेटा को यूज करें। तो जहां पे वो डेटा कलेक्टेड है, आप कहां से डेटा उठा रहे हो? डेटा को मैगजीन से उठा रहे हो, न्यूज़पेपर से उठा रहे हो, कहां से उस डेटा को उठा रहे हो? इसलिए बोला है जब भी आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा को यूज करते हो तो आप पहले बताओ कि भाई कहां से डेटा को उठाया जा रहा है। सोर्स ऑफ डेटा इज टू बी गिवन, लिखो भाई कि कहां से उठा रहे हो आप उस डेटा को। इट शुड गिव द नेम ऑफ पब्लिकेशन, की पब्लिकेशन कौन है, पब्लिशर कौन है, कौन से साल में पब्लिकेशन हुई है, रेफरेंस दो कि कहां से हुआ है, पेज नंबर क्या है उसका, कहां कौन से पेज नंबर से आपने ये डेटा उठाया है, वो सारी इंफॉर्मेशन सोर्स में डालो। क्लियर है? इतना आसान था, इजी था, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये टेबल है, टेबल आ गई तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगी उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स है। लो जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल और द फीचर्स ऑफ गुड टेबल, कि भाई एक अच्छी टेबल बनाने के क्या क्या फीचर्स है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या अच्छे फीचर्स क्या है एक अच्छी टेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहला कंपेटिबल टाइटल, जो टाइटल आप यूज कर रहे हैं ना वो कंपेटिबल होना चाहिए, मतलब इस तरीके से आप टाइटल यूज करो, एक तो वो शॉर्ट सिंपल होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड हो, मतलब टेबल जो बना रहे हो ना, क्या टेबल है, वो टाइटल इतना होना चाहिए कि वो टाइटल पढ़ के समझ आ जाए कि भाई वो टेबल कौन सी है, किस चीज की टेबल है। तो वही वाली बात कर रहे हैं, टाइटल इतना कंपेटिबल हो कि हमें ये समझ आ जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइटल से पढ़ के समझ आ जाए कि वो टेबल का क्या ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? वही वाली बात है। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब अब बड़े ध्यान समझो, ये है आपकी डेटा, ये आपकी मान लो सॉरी टेबल है ना, ये आपकी टेबल है, ऐसी होती है टेबल, ये आपके लिए रोज होगी और ये आपके क्या होगे? कॉलम्स होगी। क्लियर है? ये आपके क्या होगे बेटा? कॉलम्स होगे। अब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या है? फटाफट से देख लो, आइटम्स विच आर टू बी कंपेयर्ड आर प्लेस्ड इन द कॉलम्स एंड रोज क्लोजर टू ईच अदर। जो आइटम्स को आपको कंपेयर करना है, जो आइटम्स को आपको कंपेयर करना है वो हमेशा क्लोजर रखो। मान लो 2 आइटम्स को कंपेयर करना है, या तो वो ऊपर वाले टॉप में ऊपर इकट्ठा कर दो, या फिर यहाँ पे इकट्ठा कर दो, या फिर इसके पास, यानी जो आइटम्स को आप कंपेयर करना चाह रहे हो उसको क्लोजर रखो ताकि हम इजीली उसको कंपेयर कर सके, और जो आइटम्स को आपको कंपेयर नहीं करना उसको दूर रखो। अब 2 आइटम यहाँ पे मैंने कंपेयर करनी थी तो मैंने इसको और इसको पास रख लिया, अगर मुझे यहाँ से कंपेयर करनी थी तो मैंने इसको और इसको पास रख लिया। तो यानी ये बात कर रहे हैं, जो भी टाइटल, जो भी आइटम्स को आपको कंपेयर करना है, चाहे वो कॉलम में हो चाहे वो रोज में, उसको हमेशा क्या रखो? क्लोजर रखो, एक दूसरे के क्या रखो? क्लोजर रखो। क्लियर है इतना? अच्छे से आगे देखो भाई, नेक्स्ट स्पेशल एम्फेसिस। स्पेशल एम्फेसिस का मतलब स्पेशल फोकस डालो, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना उसको स्पेशल फोकस डालो, बोल्ड लेटर्स में लिखो। अगर बेटा बात करी जाए, अगर मैं ये टेबल आपको दिखा दूं, ये आपकी टेबल है, अब मुझे फोकस किसमें डालना था? फूड ग्रेन्स, टोटल क्वांटिटी और परसेंटेज। ये क्या है? मैं इस पे स्पेशल फोकस डाल रही हूँ, स्पेशल एम्फेसिस डाल रही हूँ, बोल्ड लेटर से लिख दिया है ना। ये कुछ चीजों पे आप क्या करो? फोकस डालो। किस चीज पे आपको फोकस डालना है उसको आप बोल्ड लेटर्स में लिखो। किस में लिखो? बोल्ड लेटर्स में लिखो। क्लियर है? इतना क्लियर है? आइडियल साइज, आइडियल साइज का मतलब है टेबल का जो साइज है वो आइडियल होना चाहिए, ना ही टेबल इतनी बड़ी होनी चाहिए, ना ही टेबल इतनी छोटी। इतनी छोटी टेबल बनाएंगे तो भी समझ नहीं आएगा कि क्या किससे रिलेटेड टेबल है, समझ नहीं पाएंगे। इतनी ज्यादा बड़ी भी टेबल नहीं होनी चाहिए कि वो भी इतना मत्था खपाई वाला काम हो जाएगा, है ना। आइडियल साइज होनी चाहिए, यानी साइज जो टेबल का, कितना साइज कॉलम का होना चाहिए, कितना साइज रो का होना चाहिए, वो आइडियल होना चाहिए, है ना। अब कई बार हम गलतियां कर देते हैं टेबल बनाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करो? रफ ड्राफ्ट will give an idea of the number of rows and column।
एक रफली बना लो, पहले एक रफ पेज पे एक टेबल बना के देख लो, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितनी रोज रखनी है और कितनी कॉलम्स रखनी है, ताकि आप एक आइडियल साइज ऑफ टेबल बना सको। क्लियर है? आगे स्टब। स्टब का मतलब क्या है? हमें पता है स्टब का मतलब होता है रोज की हेडिंग को हम क्या कहते हैं? स्टब। लेकिन अगर आपके पास डिटेल, अगर आपकी डिटेलिंग, अगर आपके पास कॉलम ज्यादा है, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, कहाँ पे थे हम? ये वाला पेज। अगर आपके पास बहुत सारे कॉलम्स है, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी टेबल है, तो उस केस में हम ये मानते हैं रोज की हेडिंग है। ये रोज की हेडिंग क्या है बेटा आपके लिए? यही होती है रोज की हेडिंग। यहाँ लिखते हो आप रोज की हेडिंग को नॉर्मली, इसी को आप कहते हो स्टब। तो कई बार यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन आपके लिए पूरी नहीं हो पाती, इतने सारे कॉलम, इतने सारी इंफॉर्मेशन, सिर्फ इतने में आप इंफॉर्मेशन स्टब्स को पूरा नहीं कर पाते, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? राइट हैंड साइड में भी आप स्टब्स को लिख सकते हो, राइट हैंड साइड में भी आप स्टब्स को लिख सकते हो। तो ये वाला इंफॉर्मेशन से ये वाला रिप्रेजेंट कर देगा स्टब, और ये वाली इंफॉर्मेशन को ये वाला स्टब रिप्रेजेंट कर देगा। समझ आया? जब बहुत सारी बड़ी टेबल हो जाती है ना, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो, आप स्टब यहाँ बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो बनाते हैं हम स्टब्स को, तो अगर ज्यादा टेबल है ना, ज्यादा बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, ज्यादा कॉलम्स है, तो उस केस में आप राइट हैंड साइड पे भी स्टब को बना सकते हो। क्लियर है? लो जी, वही वाली बात है। तो स्टब शुड बी गिवन एट द राइट हैंड साइड ऑल्सो इफ द रोज आर वेरी लॉन्ग। बहुत सारे रोज होते हैं ना, बहुत सारे रोज है आपके, है ना, बहुत सारे रोज है कि उस टेबल में पूरे नहीं आ पा रहे, इतने सारे रोज है कि उस टेबल में पूरे नहीं आ पा रहे, तो आप क्या करो? स्टब को यानी रोज की हेडिंग को राइट हैंड साइड पे भी बना सकते हो। क्लियर है? आगे यूज ऑफ जीरो। जीरो का यूज करो, और जो जीरो है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। कई बार क्या होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लो कोई डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, तो उस टाइम पे आप ये हाइफन का मार्क लगा दो, डैश लगा दो मतलब, या फिर नॉट अवेलेबल का एन नहीं कर दो, इंस्टेड जीरो नहीं लगाओगे। उस केस में आप जीरो क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, ना कि कोई आइटम। अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, गिवन नहीं है, तो आप उस केस में क्या लगाओगे? डैश करोगे या फिर नॉट अवेलेबिलिटी का साइन लगाओगे। तो भाई है यूज ऑफ जीरो शुड बी यूज टू इंडिकेट द क्वांटिटी, ओनली क्वांटिटी को इंडिकेट करोगे, नॉट फॉर द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है, या तो एनए लगाओ या फिर डैश लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग्स। आपकी जो हेडिंग्स है, हमेशा याद रखना, आपकी जो हेडिंग्स है वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। सिंगुलर फॉर्म में होने का मतलब है, एग्जांपल मैं लेती हूँ, मान लो गुड्स का, मेरा जो टेबल था मान लो गुड्स का था, तो आप क्या करोगे? गुड्स के केस में आप हेडिंग गुड डालोगे, गुड्स नहीं डालोगे, गुड्स नहीं डालोगे, गुड डालोगे सिंगुलर फॉर्म में। जो हेडिंग है ना, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। वही वाली बात है। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन तो हमेशा अवॉइड करो, कोशिश करो कि आप एब्रीवेशन ना लिखो। अगर इफ इन केस अगर आपने एब्रीवेशन डाल दी तो हमेशा याद रखो फुटनोट में डालोगे उसको। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये वाली पहले केस, तो कोशिश करो एब्रीवेशन ना डालो। अगर आपने एब्रीवेशन डाल दी तो फुटनोट पे जरूर लिखो। मान लो एक एब्रीवेशन आपने डाल दी गवर्नमेंट की, GOVT डॉट, तो आप रिप्रेजेंट करो कि भाई इस गवर्नमेंट का मतलब क्या है? GOVT, गवर्नमेंट है, पूरा का पूरा लिखोगे भाई ये GOVT का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। यहाँ पे PM वर्ड का मतलब क्या है? पूरा का पूरा लिखोगे। फुटनोट में प्राइम मिनिस्टर। पहले तो कोशिश करो कि ना डालो, अगर डाल दिए तो हमेशा फुटनोट में उसको एक्सप्लेन करो कि भाई उसका मतलब क्या। क्लियर है? चलो जी, ये हो गया आपका टॉपिक। अब आ जाओ यहाँ पे फुटनोट। फुटनोट क्या होता है? हमेशा फुटनोट को क्या करोगे? एंड में बनाते हैं, आपको पता है फुटनोट क्या होता है, हमेशा एंड में बनाते हैं। और फुटनोट को एस्टेरिस्क मार्क, ये मार्क है, स्टार मार्क से रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, तो ऊपर स्टार मार्क करोगे, नीचे फुटनोट में आगे स्टार मार्क करके इंफॉर्मेशन डालोगे। क्लियर है? हमेशा इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरिस्क मार्क, याद रख लेना। क्लियर है? आगे यूनिट्स, याद रखो जो भी यूनिट्स हैं, लैक्स में, कितने भी करोड़ में, तो हमेशा यूनिट्स को इस फॉर्म में आप क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है? क्लियर है? इफ फिगर्स आर वेरी लार्ज, तो यूनिट्स में बी नोटेड इन शॉर्ट फॉर्म। मान लो एग्जांपल लो, 1 करोड़ डालना है, तो आप 1 करोड़ नीचे नहीं डालोगे, ऊपर लिख दो, 1 ला दो और ऊपर लिख दो करोड़ में, इन करोड़, है ना। डेटा है, टेबल आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, तो ऐसे पूरा 1 करोड़ पूरा मत लिखना, ऊपर लिख देना इन करोड़। तो इस तरीके यूनिट इस तरीके से डालो ताकि आपके लिए वो जो आपको नंबर है वो इतना लंबा ना हो जाए। समझ गए कहने का मतलब? चलो जी,
नेक्स्ट परसेंटेज या फिर रेशियो, अगर जरूरी है किसी केस में आपका परसेंटेज निकालना या रेशियो निकालना तो उस केस में आप परसेंटेज और रेशियोज भी निकालो। अगर आपको ध्यान हो बेटा, मैंने आपके लिए जो टेबल निकाली है ना, ये टेबल अगर आप देख रहे हो, मैंने आपको परसेंटेज भी निकाल के दिखाया 100 की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। तो वही वाली बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे कि भाई अगर आपको जरूरी है आपके लिए परसेंटेज और रेशियोज निकाला तो उस केस में आप निकाल लो, क्योंकि इससे डेटा थोड़ा और इंफॉर्मेटिव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है? मान लो आपका जो डेटा का आपने आंसर निकाला 7.7 सेंटीमीटर ये निकला और आपने उसको सीधा लिख दिया 8 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, 8 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली करके लिख दिया। तो आप बताओ भाई कि भाई कितना अप्रोक्सीमेटली आपने एक्सटेंट लिया, कितना एक्सटेंट अप्रोक्सीमेट किया, कितने से किया कि आप सीधा 8 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो आप उसमें एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन भी दोगे। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डेटा, कि भाई आप कहां से डेटा उठा रहे हो, प्रॉपर लिखोगे नीचे डाल के कि भाई डेटा आपने कहां से उठाया, ये भी आपके लिए क्या है, गाइडलाइंस है। नेक्स्ट, साइज ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम्स का साइज है वो यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं ना, ये टेबल मैं आपके लिए दोबारा बना रही हूँ, जो कॉलम्स का साइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसे नहीं एक तो इतना है, एक इतना बड़ा है, एक बिल्कुल छोटा हो गया फिर बड़ा हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। कॉलम्स का साइज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, प्रॉपर इक्वल होना चाहिए कॉलम का साइज। चलो जी आगे देखो, ये हो गया आपका। लो जी आगे, रूलिंग ऑफ कॉलम। कॉलम्स में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज ऑफ द डेटा। जो डेटा के अकॉर्डिंग जो कॉलम्स है वो सिमिलैरिटीज के बेसिस पे आप क्या करो, कॉलम्स को डिवाइड करो। सिमिलैरिटीज के बेसिस पे आप क्या करो बेटा, कॉलम्स को डिवाइड करो। ये है आपका रूलिंग ऑफ कॉलम। आगे है सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव। जो आपकी टेबल है वो बहुत ही ज्यादा क्या होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए कि आप इजीली टेबल को पढ़ते समझ पाओ। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, ज्यादा स्पेस नहीं लेनी चाहिए। अब टेक्सचुअल क्या होती है, टेक्सचुअल में तो कितना स्पेस लग जाता है। जो आपकी टेबल होती है वो कम स्पेस में हो, इतनी मतलब इकोनॉमिकल होनी चाहिए कि कम स्पेस में आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल सको। अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आप पढ़ते ही समझ पाओ कि भाई टेबल किससे रिलेटेड है, आप पढ़ते ही कंक्लूजन निकाल पाओ। अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए आपकी टेबल। क्लियर है, इजी था, अच्छे समझ आ गया होगा, बिल्कुल। चलो जी अब आगे चलते हैं हम काइंड्स ऑफ टेबल। कुछ काइंड्स है उसके बारे में बात करेंगे। अब जो काइंड्स ऑफ टेबल है वो तीन उसमें डिवाइड करी हुए है। एक है अकॉर्डिंग टू पर्पस में, एक है आपके अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी में, और एक है आपकी अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू पर्पस में दो टेबल्स आती है, एक आती है आपकी जनरल पर्पस टेबल और एक आती है आपकी स्पेशल पर्पस टेबल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी में आती है एक आपकी ओरिजिनल टेबल और एक होती है आपकी डेराइव टेबल। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में आती है आपकी सिंपल और वन वे टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स में तीन आती है, सिंपल और वन वे वाली आ गई, वन यानी एक फीचर वाली टेबल जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड किया हो तो ये आ जाएगी डबल और टू वे टेबल, ट्रेबल टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। यानी दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, मैनीफोल्ड का मतलब होता है तीन से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब आप टेबल बनाते हो तो ये यहाँ आ जाएगी। क्लियर है। चलो जी एक एक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस के हिसाब से हम टेबल को समझते हैं। भाई दो पर्पस के हिसाब से टेबल बनाते हैं, एक होता है आपके जनरल पर्पस टेबल और दूसरी क्या होती है बेटा आपका स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल क्या होती है बेटा, इसको बड़े ध्यान से समझो। जब आप जनरली बना देते हो, जनरली बनाने का मतलब है कि कोई स्पेशल पर्पस के लिए आप टेबल नहीं बना रहे, आप जनरली वो टेबल बना रहे हो, उसको आप क्या कहते हो, जनरल पर्पस टेबल। वही है जनरल पर्पस टेबल इज द टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज। जनरली आप उस टेबल को बना देते हो। इट डज नॉट सर्व एनी स्पेशल पर्पस। कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए या स्पेशल प्रॉब्लम के लिए वो टेबल को आप नहीं बनाते, उसको आप क्या कहते हो, जनरल पर्पस टेबल। इस टेबल को आप डेटा बैंक के नाम से भी बोलते हो। डेटा बैंक क्यों बोला जाता है, ये बेसिकली ऐसा बैंक क्या होता है जिसमें बहुत सारा डेटा है। नॉर्मली जनरली आप क्या कर रहे हो, उस टेबल को बना रहे हो और उसको आप यूज कर रहे हो, उसको आप डेटा बैंक भी बोलते हो और इसी टेबल को आप बेटा रेफरेंस टेबल भी बोलते हो। क्या बोलते हो, रेफरेंस टेबल भी बोलते हो। दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जनरल पर्पस टेबल का मतलब क्या है, जनरली बना दे तो कोई स्पेशल पर्पस नहीं है इसको बनाने का।
दूसरा याद रखना, इसको आप डेटा बैंक भी बोलते हो और उसको क्या बोलते हो, रेफरेंस टेबल के नाम से भी बोलते हो। याद रख लेना इसको दूसरे नेम से। चलो जी आगे, स्पेशल पर्पस टेबल, नाम से पता चल रहा है ऐसी टेबल जो आप स्पेशल पर्पस के लिए बना रहे हो, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप टेबल बनाते हो तो उसको आप क्या कह देते हो बेटा, स्पेशल पर्पस टेबल। यानी स्पेशल पर्पस को ध्यान में रखते हो, दिमाग में रखते हो, स्पेशल पर्पस टेबल बना रहे हो। और इसको हम क्या नाम से बोलते हैं, इसको हम समरी टेबल के नाम से भी बोलते हैं। किस नाम से बोलते हो, समरी टेबल के नाम से भी बोलते हो। जनरल पर्पस टेबल जनरली बना रहे, कोई स्पेशल पर्पस नहीं। स्पेशल पर्पस टेबल स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जा रही है टेबल। जनरल पर्पस के दो नेम है, एक डेटा बैंक बोलते हैं और दूसरा हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस टेबल। और इसका एक नाम है, उसको हम क्या बोलते थे, समरी टेबल के नाम से भी बोलते हैं। बस इतना याद रख लेना बहुत है। लो जी आगे, अगर हम बात करें टेबल्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी के बेसिस पे टेबल को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी ओरिजिनल टेबल, एक है आपकी डेराइव टेबल। ओरिजिनल टेबल क्या होती है बेटा, ओरिजिनल टेबल का मतलब है जो आपने टेबल उठाई ना, जहां से आपने डेटा कलेक्ट किया। मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपकी क्लास का आप रिजल्ट निकालना चाह रहे थे, आपने अपनी क्लास का रिजल्ट निकालना था, यहाँ आपने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या आपने टेबल बनाई, ठीक है, ये आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए, एक नाम 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 डाल दिया, यहाँ पे बच्चों का नाम डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नाम डाल दिया आपने, क्लियर है। यहाँ पे आपने लिख दिया इकोनॉमिक्स के मार्क्स, अकाउंट्स के मार्क्स, बिजनेस के मार्क्स, ऐसे ऐसे करके आपने डाल दिया, ठीक है। ये तो होगी ओरिजिनल टेबल। जैसे जैसे बच्चों से डेटा कलेक्ट किया, इस बच्चे के इकोनॉमिक्स में इतने, इस बच्चे के इतने, इस बच्चे के इतने, इस बच्चे के इतने, अकाउंट्स में इस बच्चे के इतने 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 इतने, बिजनेस में इस बच्चे के इतने 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 इतने। ये क्या किया, ओरिजिनल टेबल। जैसे डेटा आपने कलेक्ट किया उसको आपने टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये क्या हो गया, ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल टेबल। अब डेराइव टेबल क्या होती है, डेराइव टेबल क्या होती है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया ना उसको परसेंटेज की फॉर्म में या फिर रेशियो की फॉर्म में या एवरेज निकालना, उसको हम कहते हैं डेराइव टेबल। अब इससे तो मैं रिजल्ट नहीं निकाल पाऊंगी ना। अब एक बच्चे का नाम था, इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट डाल दिया, अब मैं इसको परसेंटेज निकाल रही हूँ, उस बच्चे के परसेंटेज निकाल रही हूँ कि भाई इस बच्चे के 12th में कितने परसेंटेज आया, वो यहाँ डाल दिया, इस बच्चे के 12th में कितना है उसको यहाँ डाल दिया, इस बच्चे के 12th में कितने परसेंटेज है यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। ये क्या करी, जो मैंने डेटा कलेक्ट किया उसको जो मैंने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, अब आगे मैं उसको डेराइव कर रही हूँ परसेंटेज की फॉर्म में, या रेशियोज निकाल रही हूँ या एवरेज निकाल रही हूँ। यहाँ एवरेज लिखा जाता है, एवरेज कि इकोनॉमिक्स का एवरेज रिजल्ट क्या निकला, बिजनेस का एवरेज रिजल्ट क्या निकला, अकाउंट्स का एवरेज रिजल्ट क्या निकला, मैथ्स का एवरेज रिजल्ट क्या निकला। यानी क्या मतलब हुआ, ओरिजिनल टेबल का मतलब होता है व्हेन द डेटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड द मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। सेम फॉर्म में आपने डेटा को बस कॉपी पेस्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट किया और उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो हो गया आपका ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल फॉर्म में। डेराइव टेबल क्या होती है, जब डेटा आर नॉट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म और मैनर इन विच दीज आर कलेक्टेड, इंस्टेड these data are first converted into ratios या फिर percentage and then presented। यही वाली बात कर रही है कि आप ओरिजिनल डेटा में क्या हो रहा है, जैसे डेटा कलेक्ट किया उसको टेबल की फॉर्म में लिखना। डेराइव टेबल में क्या होता है, आप अपने डेटा को पहले कन्वर्ट कर रहे हो परसेंटेज या फिर एवरेज में, रेशियोज की फॉर्म में, एंड देन प्रेजेंट कर रहे हो। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया। तो ये है आपका ओरिजिनल टेबल या फिर डेराइव टेबल। लो जी आगे चलते हैं बेटा, टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है, इसमें बेसिकली आपके दो टाइप्स आते हैं, एक आता है सिंपल और एक आता है कॉम्प्लेक्स। हमने बात करी एक सिंपल और होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के तीन टाइप्स हैं, हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। जो आपका पहला टाइप है वो आपका सिंपल या फिर वन वे टेबल। वन वे टेबल का मतलब होता है जहां पे आप टेबल बना रहे हो एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, एक फीचर के बेसिस पे आप डेटा, एक फीचर के बेसिस पे आप टेबल बना रहे हो। अगर आप ये टेबल देख पा रहे हो, अगर आप ये टेबल ले पा रहे हो, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया कि 11th में बच्चों के कितने हैं, 11th में कितने बच्चे हैं, बीए में कितने हैं, बीए सेकंड ईयर में कितने हैं, बीए थर्ड ईयर में कितने हैं। तो ये मैंने कितने, टोटल 440 बच्चे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने थे। मैंने इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस, क्लासेस के बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, टेबल बना रही हूँ। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है, इतना सिंपल है। तो ये क्या आपका वन वे टेबल या फिर सिंपल टेबल, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, टेबल बना रही हूँ। यानी आप देख रहे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने क्लास के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्लास यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ बात हो रही है। क्लियर है।
आगे देखते हैं भाई कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में बहुत सारी 3 टाइप्स आएंगी, डबल, ट्रेबल, मैनीफोल्ड, है ना, वो सारे हम बात करेंगे धीरे धीरे। कॉम्प्लेक्स टेबल वो होती है जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप क्या बनाते हो, टेबल बनाते हो। एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, एक से ज्यादा फीचर्स को आप शो करते हो टेबल में। अगर मैं इसमें एक ले लेती हूँ, पहला है आपका डबल या फिर टू वेज टेबल। नाम से चल रहा है डबल, मतलब दो की बात करिए, यानी दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, टेबल बना रहे हो। अ टू वे टेबल इज दैट विच शोस टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। अगर मैं यहां एग्जांपल लूं, आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। पहले तो मैंने क्लास के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर दिया कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 11th में कितने हैं, बीए में कितने हैं, बीए फर्स्ट ईयर में कितने हैं, सेकंड ईयर में कितने हैं और बीए थर्ड ईयर में कितने हैं। यानी एक फीचर क्या है मेरा, क्लास के बेसिस पे मैंने बच्चों को डिवाइड कर दिया। दूसरा मैंने जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, कितने बॉयज है कितनी गर्ल्स है, यानी 11th क्लास में कितने बॉयज है कितनी गर्ल्स है, बीए फर्स्ट ईयर में कितने बॉयज है कितनी गर्ल्स है। यानी मैंने दूसरा क्या लिया, जेंडर के बेसिस पे क्या कर दिया, टेबल क्लासिफिकेशन कर दिया। तो आप यहां देख रहे हो दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, टेबल बना रही हूँ। उसको आप क्या कहते हो, डबल या फिर टू वे टेबल। क्लियर है? आगे चलते बेटा, ट्रेबल टेबल। ट्रेबल का मतलब ही क्या हो रहा है, तीन, यानी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो बेटा, टेबल बना रहे हो। यहां पे देखो डेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पहले मैंने बॉयज में किया और गर्ल्स में किया, यानी जेंडर के बेसिस पे कर दिया। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये है ना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या, मैंने क्लास के बेसिस पे किया, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरे लिए, क्लास, है ना, ये तो हम पढ़ लिया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंने उनके हैबिटेट के बेसिस पे कर लिया। हैबिटेशन का मतलब क्या है, कितने बच्चे रूरल के हैं, कितने बच्चे अर्बन के हैं, कितने बच्चे गर्ल्स में, कितने बच्चे रूरल एरिया से आ रही हैं और कितनी अर्बन, कितनी गांव से लड़के पढ़ने आ रहे हैं, कितने शहर से पढ़ने आ रहे हैं, कितने गांव से लड़कियां पढ़ने आ रही हो, कितनी शहर से पढ़ने आ रही है। यानी मैंने उनके हैबिटेशन के बेसिस पे क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। हैबिटेशन के बेसिस पे क्या कर दिया, टेबल। यानी तीन फीचर्स आप देख रहे हो, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैं टेबल बना रही हूं। तो इसी को मैं क्या कहती हूँ, ट्रेबल टेबल। पहला क्या था, जेंडर, बॉयज है कि गर्ल है। दूसरा क्या था, इसकी क्लासेस। और तीसरा क्या था, इनका रूरल अर्बन यानी हैबिटेशन के बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। यानी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ बेटा, टेबल बना रही हूँ। अब आगे देखते हैं फटाफट से, मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड का मतलब ही होता है, अब हमने डबल भी पढ़ लिया, ट्रेबल भी पढ़ लिया, सिंपल यानी सिंगल भी पढ़ लिया, यानी वन क्लासिफिकेशन, वन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, डबल में दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ट्रेबल में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और मैनीफोल्ड में जब तीन से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम टेबल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल इज वन व्हिच शोस मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। यानी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा में हम जब डेटा को बनाए, डेटा को क्लासिफाई करें, तो हम वो क्या होता है आपका, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होता है या मैनीफोल्ड टेबल होता है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे, पहला आप देख सकते हो बॉयज और गर्ल्स में किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बॉयज और गर्ल्स में किया, यानी जेंडर के बेसिस पे हमने क्या किया, टेबल बनाई, क्लासिफाई किया। दूसरा क्या किया, रूरल अर्बन यानी हैबिटेशन के बेसिस पे किया, ये हम देख पा रहे हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। तीसरा क्लास के बेसिस पे किया, है ना, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। चौथा हम देख रहे हैं मैरिड और अनमैरिड या फिर सिंगल हो गया, मैरिड सिंगल यानी शादीशुदा बच्चे, और कह सकती हूं मैं जो कुआरे हो गए, है ना, सिंगल हो गए, तो उसके बेसिस पे कर दिया मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और सिंगल यानी अनमैरिड, इसके बेसिस पे मैंने कर दिया। तो ये क्या है मेरा, मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे मैं क्या करी, क्लासिफाई करी, मैरिटल स्टेटस। तो आप देख रहे हो तीन से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे टेबल बन रही है। पहला जेंडर, दूसरा हैबिटेशन, तीसरा क्लास और चौथा मैरिटल स्टेटस। चार कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, यानी तीन से ज्यादा है तो वो किसमें आ गया, आपके मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन या फिर मैनीफोल्ड टेबल में आ गया। क्लियर है बेटा, ये क्या है बेटा आपका मैनीफोल्ड टेबल। यानी जब तीन से ज्यादा हो, थ्री से ज्यादा हो, तो इस केस में क्या बनाते हो, मैनीफोल्ड टेबल बनाते हो। ये टेबल बन गया आपकी। क्लियर है बेटा, लो जी। अब आपके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा को क्लासिफाई कर रही, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी यहाँ पे, मैं आपका बहुत फास्ट चलेंगे। पहला आपका क्वालिटेटिव, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, तीसरा आपका टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और चौथा आपका जियोग्राफिकल या फिर स्पेटियल क्लासिफिकेशन भी उसको बोल देते हैं। पहला क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे चलेंगे। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम क्वालिटीज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। क्वालिटीज का मतलब अमीर, गरीब, सुंदर, काला, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, है ना, हाँ, ये सारी क्या है, क्वालिटीज होगी। पढ़ा लिखा यानी एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, गर्ल्स, बॉयज, रूरल, अर्बन, ये हम जितने भी बात कर रहे थे ना, ये जितने भी हम बात कर रहे थे, ये क्वालिटीज है। रूरल, अर्बन, बॉयज, गर्ल, मैरिड, सिंगल, ये क्या है आपकी क्वालिटीज के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो।
क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब आप नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करो। नंबर्स मतलब मार्क्स हो गए आपके, कितने मार्क्स है आपके, आपने बोला 50 मार्क्स है। नंबर हाइट के बेसिस पे, यानी आपकी कितनी हाइट है, आपने कहा 5'2" हाइट है, 5'7" हाइट है, यानी ये नंबर है आपका, है ना। आपने बोला आपकी कितनी इनकम है, आपने बोला मेरी 2 लाख रुपए इनकम है, 10 लाख रुपए इनकम है, 15 लाख रुपए इनकम है, ये नंबर है। यानी आप नंबर्स की फॉर्म में क्लासीफाई करो, उसको आप क्या कहते हो, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगला बेटा आपका टेम्परल क्लासिफिकेशन, जो टाइम के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। 2020 में मेरी इतनी सेल हुई, 2021 में मेरी इतनी सेल हुई, 2022 में मेरी इतनी सेल हुई, मैं क्या कर रही हूँ, टाइम के बेसिस पे क्या कर रही हूँ, क्लासीफाई कर रही हूँ। आगे जियोग्राफिकल या फिर स्पेटियल क्लासिफिकेशन, जो प्लेस या फिर लोकेशन की बेसिस पे होती है, प्लेस या फिर लोकेशन की बेसिस पे होती है। इसका मैं एग्जांपल बताऊंगी। मान लो एग्जांपल लेते हैं, मेरी कंपनी है, नोएडा में मेरी कितनी कंपनीज है ना। मैं बात करूं दिल्ली में मेरी कितनी कंपनीज है, गुड़गांव में मेरी कितनी कंपनीज है, यूपी में मेरी कितनी कंपनीज है, हरियाणा में मेरी कितनी कंपनीज है। नॉर्मली बात करिए कि मेरी डिफरेंट एरियाज में, लोकेशन की बात करिए, डिफरेंट लोकेशन पे मेरी कितनी कंपनीज है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है। एक एग्जांपल हम अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन आपको पता है किसके बेसिस पे होता है, क्वालिटीज के बेसिस पे होता है। अगर आप बात करो, यहाँ पे 2 क्वालिटीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। पहला तो क्लास के बेसिस पे, दूसरा जेंडर के बेसिस पे। यानी आपने क्या किया, डेटा को, जो भी आपने डेटा को क्लासिफाई किया, क्लासिफाई किसके बेसिस पे किया, क्वालिटीज के बेसिस पे। कितने बॉयज है, कितनी गर्ल्स है क्लास में, 11th में कितने हैं, ठीक है, 10th में कितने हैं, 9th में कितने हैं, 10th में कितने हैं, 11th में कितने हैं और 12th में कितने हैं। तो इसके बेसिस पे आपने क्या किया बेटा, इसको क्लासिफाई किया। ठीक है, 9, 10, 11, 12 में आपने क्या कर दिया, ये क्लासिफिकेशन कर दी, जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। तो यहाँ पे आप क्लास के बेसिस पे कर रहे हो क्लासिफिकेशन और जेंडर के बेसिस पे कर रहे हो, जेंडर के बेसिस पे। क्लियर है। आगे देखते हैं बेटा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है जो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। 20 से 30 मार्क्स 3 बच्चों गए, 30 से 40 मार्क्स 7 बच्चों गए, 40 से 50 मार्क्स 12 बच्चों गए। तो आप यहाँ देख रहे हो मार्क्स, ये सारे के सारे नंबर्स है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, नंबर्स है। अब नंबर्स के बेसिस पे जब आप क्लासीफाई करो तो उसको आप क्या कहते हो, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसी को आप न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी बोल देते हो। क्लियर है। नेक्स्ट, टेम्परल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो आपके टाइम के बेसिस पे होता है। अगर आप एग्जांपल दो, 2018 में मेरी इतनी सेल हुई, 2019 में मेरी इतनी सेल हुई, 2020 में मेरी इतनी सेल हुई, 2021 में मेरी इतनी सेल हुई, यानी मैं टाइम के बारे में बात कर रही हूँ, टाइम के बारे में बात कर रही हूँ। इस साल इतनी हुई, इस साल इतनी हुई, इस साल इतनी, यहाँ टाइम के बारे में बात हो रही है। क्लियर है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट है जियोग्राफिकल या फिर स्पेटियल क्लासिफिकेशन। ये आप प्लेस या फिर लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हो। अगर मैं यहाँ बात करूं, कंट्रीज और नंबर ऑफ स्टूडेंट, इंडिया में इस कंट्री में मेरे इतने, इस कंट्री में इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यूएसए में लगभग 60,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यूके में लगभग 85 स्टूडेंट्स है, जापान में इतने स्टूडेंट्स है, रशिया में इतने स्टूडेंट्स है। मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ, लोकेशन के बारे में बात कर रही हूँ, कंट्रीज के बारे में बात कर रही हूँ कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में, इस पर्टिकुलर प्लेस में, इस पर्टिकुलर जगह पे कितने बच्चे हैं, इस पर्टिकुलर प्लेस पे कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे प्लेस या फिर लोकेशन के बारे में क्या हो रही है बेटा, बात हो रही है। क्लियर है। लो जी, आगे हम चलते हैं मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, कि भाई टेबल की फॉर्म में जो भी हम डेटा बनाते हैं, जो भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं टेबल की फॉर्म में, उसके क्या क्या फायदे। पहला, एक तो वो बहुत सिंपल होती है, जो टेबल की फॉर्म में जो भी हम बनाते हैं ना, डेटा को प्रेजेंट करते हैं, बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल। ब्रीफ है, ब्रीफ का मतलब क्या है, इतने सारे भाषण अगर हम लिखे टेक्सचुअल में, ये ब्रीफ है, छोटी सी टेबल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, टेबल की फॉर्म में कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा इजी है, समझना भी इजी है, ये है आपका कंपैरिजन करना इजी है। इजी एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब कंक्लूजन निकालना, टेबल की फॉर्म में कंक्लूजन निकालना बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू योर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल में तो क्या है, पहले तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना, 2-3 पन्ने 4 पन्ने का भाषण पढ़ो, फिर कंक्लूजन पे पहुंच पाते हो कि क्या बोलना चाह रहे हो, है ना। टेबल में क्या है, छोटी सी टेबल से आपको समझ आ जाएगा, कंक्लूजन आप इजीली देखते निकाल पाओगे। आगे, हाइलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, टेबल की फॉर्म में जिस चीजों पे आप ज्यादा फोकस डालना चाहते हो आप उसको हाईलाइट कर देते हो। अगर बेटा मैं यहाँ बात करूं, ये टेबल थी हमारी, कोई भी टेबल उठा लेते हैं, ये टेबल उठा लो, अब मैंने हाईलाइट कर दिया मार्क्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, है ना। ये टेबल में मैं जिस पॉइंट पे अपना फोकस डालना चाह रही हूँ, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसको मैं क्या कर दूंगी, हाईलाइट कर दूंगी। वो वाली बात है, कोई भी टेबल उठा लो, आप देखोगे हर जगह क्या हो रहा है, हाईलाइट्स होते हैं आपके। ठीक है, लो जी, यहाँ पे तो आए, चलो जी, वही हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, जो टेबल है वो ऑब्वियसली एक तो बनाना टाइम सेव होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता टेबल को बनाने में एज कंपेयर टू वो बड़े बड़े पन्ने लिखना।
टाइम सेविंग है। दूसरा, स्पेस भी कम लेती है, एफर्ट्स आपके कम लगते हैं, तो ये क्या है, इकोनॉमिकल है। टाइम सेविंग है, स्पेस भी कम लेती है। तो जो इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, इट सेव्स योर टाइम एज वेल एज द स्पेस। तो टेबल में ऑब्वियसली आपका टाइम भी सेव होता है, दोनों का टाइम सेव होता है, लिखने वाले बनाने वाले का भी, और जो पढ़ रहा है ना वो टेबल को, जो समझ रहा है ना, जिसको आपने प्रेजेंट करी है टेबल देखने के लिए, उसके लिए भी टाइम सेविंग है। ऑब्वियसली पहले जो टेक्सचुअल में क्या है, पहले तो बड़े बड़े भाषण पढ़ो तो उससे कंक्लूजन निकालना मुश्किल है, लेकिन इससे अब वो इजीली क्या कर पाएगा, कंक्लूजन निकाल पाएगा, तो उसका भी टाइम बच रहा है, प्लस स्पेस भी बचता है। तो भाई यही हो गया आपका चैप्टर समाप्त। तो भाई बिल्कुल ऐसे ही बेटा, बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और खूब पढ़ो यार, खूब पढ़ो। बस टाइम आ गया यार अब पेपरों का, है ना, पूरी जोर जार, मतलब बस मेहनत कर दो यार, कर दो बस यार मेहनत। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बस आप भी मेहनत करो और फोड़ दो एग्जाम में यार, ठीक है। थैंक यू।